दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पर और बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुआ उसके बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं इटली का एकीकरण, यानी जो यूरोप महाद्वीप में इटली आता है, इटली का एकीकरण कैसे होता है। इटली का एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक ये था कि मेटरनिक जो था उसने इटली को बहुत छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया था। छोटे छोटे जब राज्यों में उसको बांट दिया तो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि इटली का एकीकरण जो है, इटली को मेटरनिक ने बहुत छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया था, ये इसका बाधक था। और इसके बाधक क्या थे? इटली पर ऑस्ट्रिया का जो है वो प्रभाव था। ऑस्ट्रिया यानी मेटरनिक का प्रभाव था। तो आइए इसका एकीकरण पढ़ते हैं। इसमें एकीकरण करने वाले सबसे पहले शख्स जिसका हम नाम लेते हैं वो है, पहले मेजनी होते हैं, दूसरा काउंट काबूर और तीसरे गैरीबाल्डी। ये तीन लोग मिलकर इटली का एकीकरण करते हैं, यानी कि इटली को मिला देते हैं। जो राज्य बने थे टूटे हुए वो एक जगह समेट कर देते हैं। तो चलिए हम मेजनी के बारे में पढ़ते हैं। मेजनी एक साहित्यकार, गणतंत्र विचार का समर्थक था। साहित्यकार था, गणतंत्र विचार यानी उसके विचार ऐसे थे कि वो स्वतंत्रता से बहुत प्रेम करता था। उसका सोच ये था, उसकी भावना ये थी कि इटली जो है वो गणतंत्र राज्य यानी स्वतंत्र राज्य बन जाए, किसी भी राजा का यहाँ शासक ना हो, यहाँ पब्लिक शासन करे। एक सेनापति था, योग्य सेनापति, और एक दल है जिसका ये सदस्य था, यानी संबंध, इस कार्बोनरी दल का संबंधित था। ये संबंध कार्बोनरी दल से संबंध इसका था। 1830 में मेजनी ने इटली का एकीकरण करना चाहा। 1830 में जब मेजनी इटली का एकीकरण करना चाहता है, मगर मेटरनिक ने इसे दबा दिया। सिंपल सी बात है, अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति है, अगर कोई लाचार व्यक्ति है तो उसे, कोई मजबूत व्यक्ति है तो उसे दबा देता है। जैसे एक अमीर व्यक्ति है और गरीब व्यक्ति है, अगर अमीर की गलती भी होगी तो गरीब को दबा दिया जाएगा। तो वैसे ही मेटरनिक ने मेजनी को दबा दिया। फिर वो देश छोड़ के चला गया, इटली फिर छोड़ के चला गया मेटरनिक। फिर उसने 1831 में यंग इटली संस्थान का स्थापना किया। यंग इटली एक संस्थान जिसमें कई लोग थे, उसका स्थापना किया। फिर उसके बाद 1831 में यंग इटली का स्थापना किया और 1834 में यंग यूरोप का स्थापना किया। उसके बाद हमारे दूसरे जो सबसे बड़े, जिसका हाथ माना जाता है इटली के एकीकरण में, वो है काउंट काबूर। ये कौन थे? काउंट काबूर सार्डिनिया पिडमाउंट के विक्टर इम्यूनियन के प्रधानमंत्री थे। यानी विक्टर इम्यूनियन ने इन्हें प्रधानमंत्री बनाया था और इटली पहुंचे। इन्होंने क्या किया, 1853 और 54 में जो क्रीमिया का युद्ध हुआ जिसमें फ्रांस ने हिस्सा लिया था, उस क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस का साथ दे देते हैं, यानी फ्रांस की मदद करते हैं। कौन मदद करता है? तो काउंट काबूर फ्रांस की मदद करते हैं, लेकिन ऐसे ही मदद नहीं करते हैं। कोई किसी की सहायता नहीं करता, कोई किसी की मदद नहीं करता। जब तक किसी को किसी से मतलब नहीं होता तब तक कोई किसी का नहीं होता। कोई किसी के लिए नहीं
अपना प्राण देता है। तो क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस की सहायता की और फ्रांस को मदद करने के बदले में नीस और सेवाए नामक जो रियासत थी दे दी। यह बहुत चालाक थे, का कुछ तो करना पड़ेगा, एकीकरण करना है भाई। तो नीस और सेवाए नाम की रियासत जो थी वो फ्रांस को दे दी। उसके बाद काउंट काबूर फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया को हरा देता है। ये ऑस्ट्रिया का प्रभाव था इटली पे, तो ऑस्ट्रिया को ये हरा देता है। कौन? काउंट काबूर। किसकी सहायता से? फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया को हरा देता है और लोम्बार्डिया और वेनेशिया पर कब्जा कर लेता है। यानी कि ऑस्ट्रिया के अंडर में जो है लोम्बार्डी और वेनेशिया पाया जाता है, तो उस पर ये कब्जा कर लेता है। फिर उसके बाद 1860 और 61 में काबूर ने रोम को छोड़कर, यानी 3 हिस्सा में बट चुका था उस वक्त इटली, तो एक को रोम को छोड़कर, रोम बीच वाला हिस्सा था, वहाँ पादरियों का बहुत बड़ा समूह रहता था, तो रोम को छोड़कर उत्तरी तथा मध्य इटली की सभी रियासतों पर्मा, मोडेना, तस्कनी आदि को मिला लेता है। काउंट काबूर इतने सारे इसको मिला लेता है। तीसरे जो आदमी होते हैं वो होते हैं गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक होते हैं। गैरीबाल्डी ने रेड कुर्ती यानी लाल कुर्ती संगठन का नामक एक संगठन बनाई थी। गैरीबाल्डी ने सिस्की और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणराज्य का स्थापना कर दिया। रोम पर नहीं किया, रोम पे क्योंकि पादरियों का शासक था। अब इसने सोचा 1862 यानी 1862 में इसने सोचा कि अब हम रोम को मिलाएं। रोम पर आक्रमण किया, रोम पर आक्रमण का योजना बनाया, लेकिन काउंट काबूर से मुलाकात के बाद योजना का परित्याग दिया। यानी काउंट काबूर ये नहीं चाहता था कि पादरियों पर हमला हो और ऐसा कुछ हो, तो वो पादरियों को जो है नहीं चाहता था। तो इसने जो है, जब काउंट काबूर मिला गैरीबाल्डी से तो कहता है कि मत तुम हमला करो, आक्रमण मत करो। तो वहीं पे गैरीबाल्डी ने परित्याग किया। इटली की दक्षिण क्षेत्र के शासक बनने का प्रस्ताव, जो इटली का दक्षिणी क्षेत्र के शासक बनने का प्रस्ताव था, उसको खारिज कर दिया और संपत्ति राष्ट्र के नाम कर दिया। कितने प्यारे अच्छे आदमी थे, जितनी भी संपत्ति थी वो राष्ट्र के नाम कर दिया और साधारण किसान की जिंदगी जीने लगे। देश के लिए क्या, देश के लिए इतना किया जाता है। उनके हाथ में वो चाहते तो पूरा जितनी भी राज्यों पर उन्होंने कब्जा किया था वहां के राजा बन सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया, इटली अपने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया। एक साधारण किसान की जिंदगी व्यतीत करने लगे। इटली का एकीकरण अंतिम चरण पर 1862 में काउंट काबूर की मृत्यु के बाद, काउंट काबूर की मृत्यु हुई 1862 में। काउंट काबूर जब 1862 में मतलब वो खत्म हो गया, मृत्यु हो गई, रोम और वेनेशिया पर विक्टर इम्यूनियन ने खुद, जो विक्टर इम्यूनियन यानी काउंट काबूर को जिसने सार्डिनिया पिडमाउंट के राजा विक्टर इम्यूनियन के प्रधानमंत्री कौन थे? काउंट काबूर थे। तो विक्टर इम्यूनियन ने रोम और वेनेशिया पर खुद उसको मिला लिया इटली में
और इटली का एकीकरण फाइनली 1871 यानी 1871 में हो जाता है।